नमस्कार दोस्तों। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए जा रहे फैसलों की आलोचना सिर्फ पूरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के भीतर भी तेज हो चुकी है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन जैसी जगहों पर लोग सड़कों पर उतरकर ट्रंप शासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब ट्रंप के गैर जिम्मेदार और जल्दबाजी भरे फैसलों की हद पार होती दिख रही है। इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिन्हें एक सुलझा और संतुलित नेता माना जाता है, ने ट्रंप के शासन को क्लाउन शो यानी जोकर का शो कहकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। It's important to recognize that the majority of the American people find this behavior deeply troubling. There's this sort of clown show that's happening in social media and on television. And what is true is that there doesn't seem to be any shame about this among people who used to feel like you had to have some sort of decorum and a sense of propriety and respect for the office, right? So that's been lost. यह बयान किसी राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र की गिरती गरिमा पर खुला शोक है। जब ओबामा जैसे शब्द तोड़कर बोलने वाले नेता को यह कहना पड़े कि व्हाइट हाउस से निकलने वाली भाषा आम अमेरिकियों को बेचैन कर रही है, तो साफ है कि हालात गंभीर हैं। दोस्तों, आज हम उस सच्चाई पर बात करेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के लापरवाह और गैर जिम्मेदार फैसलों ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की साख को झटका दिया है। आज अमेरिका न सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बल्कि अपनी सुपर पावर वाली छवि भी खोता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की विदेश नीति अस्थिर, आक्रामक और भ्रमित नजर आने लगी। सत्ता संभालते ही ट्रंप ने दशकों पुराने अमेरिका यूरोप ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को खुली चुनौती दी। उन्होंने कई मौकों पर नाटो संगठन का मजाक उड़ाते हुए इसको एब्सोलीट यानी बेकार बताया, जबकि यही संगठन 1949 से अमेरिका की सुरक्षा नीति का आधार रहा है और कोल्ड वॉर से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाता आया है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर जीडीपी का 2% रक्षा खर्च करने का दबाव डालते हुए सहयोग को साझेदारी नहीं बल्कि सौदेबाजी बना दिया। ब्रिटेन को उन्होंने रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि सिर्फ ट्रेड डील के नजरिए से देखा। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की डिप्लोमेसी भरोसे पर नहीं बल्कि डर और दबाव पर टिकी नजर आई। इसी वजह से आज नाटो कंट्रीज अमेरिका को नेता नहीं बल्कि एक अनिश्चित शक्ति के रूप में देखने लगे हैं, और यही सुपर पावर के पतन की सबसे बड़ी निशानी है। इसके अलावा ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करके डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की डिप्लोमेसी का दुनिया भर में मजाक बना दिया। यह मामला पहली बार 2019 में सामने आया था, जब ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई थी, और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद भी इस सोच को दोहराया गया। ग्रीनलैंड भले ही नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक पोजीशन के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो, लेकिन यह डेनमार्क का ऑटोनोमस रीजन है, यह कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं है। इस बयान के बाद डेनमार्क की राष्ट्रपति ने अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया और पूरे यूरोप में नाराजगी फैल गई। यूरोपीय देशों को साफ संदेश मिला कि अमेरिका अब सम्मान और साझेदारी नहीं बल्कि दबाव और सौदेबाजी की भाषा बोलता है। यही सोच अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक भाषा और अनिश्चित नीतियों ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वह अमेरिका पर कितना भरोसा करे। अब यूरोपीय देशों ने चीन और रूस के साथ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर खुलकर बात करना शुरू कर दिया है। यह वही अमेरिका है जिसने 1945 के बाद नाटो और वेस्टर्न अलायंस का नेतृत्व किया था, लेकिन ट्रंप के दौर में वही गठबंधन कमजोर होता दिखा। यूरोप को डर है कि कहीं अमेरिका संकट के समय पीछे न हट जाए।
यही कारण है कि आज अमेरिका सहयोगी नहीं बल्कि एक अनिश्चित साझेदार के रूप में देखा जाने लगा है। इसके अलावा ईरान पर बिना किसी ठोस वजह के सैन्य दबाव बनाना डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी रणनीति रही है। 2018 में जेसीपीओए परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालना और अब अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती और लगातार धमकी भरे बयान, लेकिन आखिरी समय पर पीछे हट जाना, इसने अमेरिका को निर्णयहीन और अविश्वसनीय दिखाया है। इस दोहरे रवैये से मिडल ईस्ट और अरब देशों में अमेरिका के प्रति नाराजगी बढ़ी है। सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे देशों ने महसूस किया कि अमेरिका संकट के समय भरोसेमंद नहीं है। इसी खालीपन का फायदा उठाकर रूस और चीन ने आर्म्स डील्स और क्रूड ऑयल डील्स और डिप्लोमेसी के जरिए इस क्षेत्र में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा लिया। यही ट्रंप की नीति की सबसे बड़ी नाकामी रही। ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने ग्लोबल इकोनॉमी को सीधा झटका दिया। 2019 से 2026 के बीच फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ते ही कच्चे तेल की कीमतों में बार बार 10 से 20% तक उछाल देखने को मिला, जिससे शिपिंग और मरीन इंश्योरेंस की लागत दोगुना हो गई। इसका असर यूरोप, एशिया और अमेरिका तीनों की सप्लाई चेन पर पड़ा। अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोर्ट और एनर्जी लागत में भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आर्थिक नुकसान से भी बड़ा झटका अमेरिका की साख को लगा। लगातार धमकियां, फिर आखिरी समय पर पीछे हटना, इससे दुनिया भ्रमित हो गई। आज कई देश यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका की चेतावनी वास्तविक है या सिर्फ राजनीतिक शोर। और यही अनिश्चितता आज पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक संकट बनी हुई है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करके उसको अमेरिका ले जाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। इस कदम ने न केवल लैटिन अमेरिका में अमेरिका विरोधी भावना को बढ़ाया है, बल्कि चीन और रूस को यहाँ मजबूत होने का अवसर दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति अमेरिका के लिए ताकत नहीं बल्कि मजाक बन गई है। मार्च 2018 में ट्रंप ने चीन के 250 अरब डॉलर के सामान पर 10 से 25% टैरिफ लगाया। इसके जवाब में चीन ने 110 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर हैवी टैक्स ठोक दिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से इंपोर्ट हो रहे स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैक्स लगाया। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी किसानों को यहाँ की सरकार के द्वारा 28 अरब डॉलर की सब्सिडी देनी पड़ी। कंज्यूमर की लागत बढ़ी और आईएमएफ के अनुसार अमेरिकी जीडीपी को 0.3% का झटका लगा। 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर टैरिफ युद्ध छेड़ दिया। अप्रैल 2025 में लगभग सभी आयात पर 10% बेस टैरिफ लगाया गया। यूरोपीय संघ पर 20 से 25%, कई एशियाई देशों पर 30 से 50% और चीन पर 100 से 125% तक टैरिफ थोपे गए। नतीजा यह हुआ कि 2025 में अमेरिका का औसत टैरिफ 27% पहुंच गया, जो एक सदी में सबसे ज्यादा था। सरकार को 287 अरब डॉलर का रेवेन्यू मिला, लेकिन इसकी कीमत चुकाई जनता ने। यहाँ महंगाई बढ़ी, जीडीपी ग्रोथ धीमी हुई, शेयर बाजार डगमगाया और निवेश घटने लगा। 2025-26 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका झटका खुद अमेरिका को भी लगा। भारतीय दवाइयाँ, स्टील, ऑटो पार्ट्स और आईटी सर्विसेज महंगी हुई, जिसका सीधा बोझ अमेरिकी कंपनीज और कंज्यूमर पर पड़ा। कई अमेरिकी इंडस्ट्रीज की लागत बढ़ी, सप्लाई चेन बिगड़ी और छोटे कारोबार दबाव में आ गए। इसके अलावा यहाँ निवेशकों में अनिश्चितता फैली और भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा अमेरिका के लिए ही नुकसान का सौदा बन गया। इसके अलावा एप्स्टीन फाइल्स के ताजा खुलासों ने डोनाल्ड ट्रंप की छवि को गहरा झटका दिया है। जिन दस्तावेजों को सालों तक दबा कर रखा गया था, वे अचानक सामने आकर सत्ता के गलियारों में भूचाल ले आए हैं। बड़े रसूखदार नाम,
संदिग्ध रिश्ते, सीक्रेट डील्स और सत्ता के अंधेरे राज अब जनता की नजरों से छिपे नहीं हैं। ट्रंप के पुराने संबंध, तस्वीरें और बयान एक बार फिर जांच के घेरे में हैं। उनके समर्थक बचाव में उतर आए हैं, जबकि विरोधी आक्रामक हो चुके हैं। 2026 की राजनीति में यह मामला अब सिर्फ एक स्कैंडल नहीं, बल्कि नैतिकता बनाम सत्ता की खुली लड़ाई बन चुका है। हर नया खुलासा जनता के भरोसे में एक नई दरार डाल रहा है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन की सड़कों पर लाखों लोग सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। नारों और तख्तियों के बीच एक सवाल लगातार गूंज रहा है: क्या अमेरिका में ताकतवर लोग कभी जवाबदेह होंगे, या सच एक बार फिर दबा दिया जाएगा? इन सभी घटनाओं ने साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के शासन को जोकर शो कहना अब मजाक नहीं, बल्कि हकीकत लगता है। अमेरिका जैसी सुपर पावर के राष्ट्रपति से उम्मीद होती है कि वह हर फैसला, हर नीति, हर शब्द बेहद जिम्मेदारी से चुने, लेकिन मौजूदा हालात ठीक इसके उलट दिखाई देते हैं। ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, यह न अमेरिका जानता है और न ही पूरी दुनिया। यही अनिश्चितता सबसे बड़ा डर बन चुकी है। अब आशंका इस बात की है कि कहीं ये जल्दबाजी भरे फैसले पूरी दुनिया के लिए संकट न खड़ा कर दें। यही कारण है कि ट्रंप के फैसले कभी दुनिया को हंसाते हैं, तो कभी उसे भीतर तक दहला देते हैं। धन्यवाद।